इकोनॉमिक्स के इस टॉपिक में अभी हम समझने वाले हैं कि फर्म किसे कहते हैं, फर्म की क्या विशेषताएं होती हैं, फर्म का क्या मकसद होता है या उद्देश्य होता है। बहुत ही मूल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि फर्म किसे कहते हैं। फर्म फर्म सभी लगे रहते हैं, लेकिन फर्म की उचित परिभाषा क्या हो सकती है, फर्म की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, फर्म का मकसद क्या है, हो सकता है। आज इसी पर हम गहन या डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, फर्म। इंग्लिश में भी फर्म ही कहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी परिभाषा कि फर्म किसे कहते हैं। फर्म से तात्पर्य उस इकाई से है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं विक्रय करती है। तो फर्म किसे कहा जा रहा है कि फर्म का तात्पर्य या अर्थ उस इकाई से है कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और विक्रय करती है, उसे फर्म कहते हैं। फर्म कैसे हो सकती है आगे, फर्म एकल स्वामित्व संगठन, अर्थात फर्म कैसी हो सकती है कि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार हो सकता है। माने एक दुकान है तो उसका जो मालिक है अकेला है, उसी का पैसा लगा रखा है, तो एकल स्वामित्व वाली फर्म। साझेदारी वाली फर्म, अर्थात जिस फर्म को दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा स्थापित किया जाता है। माना कोई कंप्यूटर की दुकान है, चार व्यक्ति पैसा लगाकर उसकी स्थापना करते हैं, तो उसे कहेंगे साझेदारी वाली फर्म। और आगे आ गया निगम के रूप में भी, निगम के रूप में बड़ी कंपनियां आती हैं, बड़ी कंपनियां आती हैं, उसकी भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो फर्म के बारे में क्या कहा जा रहा है कि फर्म से तात्पर्य उस इकाई से होता है जो वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय करती है, उत्पादन करती है, और उत्पादन करती है, विक्रय करती है। लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि फर्म एक व्यक्ति की भी हो सकती है, दो से अधिक व्यक्तियों की भी हो सकती है, या फिर उससे भी ज्यादा व्यक्तियों की फर्म हो सकती है। और जिस फर्म की मैं बात कर रहा हूं, उस फर्म का जो स्वरूप होता है वो होता है व्यावसायिक। व्यापारिक कहो चाहे व्यावसायिक कहो, दोनों बात एक ही है। तो जो फर्म होती है, बिजनेस फर्म होती है, जिसका मकसद क्या होता है, धन कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना फर्मों का या कंपनियों का मकसद रहता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए एकल स्वामित्व वाली फर्म के उदाहरण क्या हो सकते हैं। एकल स्वामित्व हम बता चुके हैं कि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे स्थानीय सुनार की दुकान, स्थानीय जो सुनार है आपके अगल बगल, उदाहरण ले लीजिए, सुनार की दुकान है, उसका मालिक वो स्वयं है, उसने स्वयं उसमें पैसा लगा रखा है। तो ये उदाहरण हो जाएगा एक स्वामित्व वाली फर्म। सुनार की दुकान हो गया, स्थानीय होटल हो गया, कोई होटल खुला है या खोला है जिस व्यक्ति ने, वह किसका उदाहरण है, एकल स्वामित्व का उदाहरण है, क्योंकि उस पर अधिकार एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति ने होटल खोला है। ठीक, ये हो गया। दूसरा है साझेदारी वाली फर्म। अब साझेदारी वाली क्या हो सकती है कि जैसे तीन डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटल खोलना, तीन डॉक्टरों ने मिलकर पैसा लगाया और हॉस्पिटल खड़ा कर दिया। ठीक है, वहां वो रोगियों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इस साझेदारी वाली फर्म कहलाएगी, क्योंकि इसमें तीन लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो जब तीन लोगों का पैसा लगा हुआ है तो उससे जो पैसा मिलेगा तो लाभ जो मिलेगा वो तीनों को मिलेगा। ठीक जी। चार लोगों द्वारा कंप्यूटर की दुकान खोलना। अब चार लोग क्या करते हैं, एक के पास इतना पैसा नहीं है कि कंप्यूटर की बड़ी दुकान खोल सके, तो फिर चार लोग क्या कर सकते हैं, मिलकर कंप्यूटर की दुकान खोल सकते हैं, बड़ी शॉप खोल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर बेचने का काम से लेकर उसके रिपेयरिंग का काम हो गया, सॉफ्टवेयर डालना, तमाम जो चीजें होती हैं वो काम इसमें कर सकते हैं। तो ये होगी साझेदारी वाली फर्म, पार्टनरशिप वाली फर्म होगी। अगला उदाहरण ले लेते हैं कि जो निगम है, ठीक है, निगम या जॉइंट स्टॉक जो कंपनियां हैं, जॉइंट स्टॉक जो कंपनियां हैं, अब उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं,
देखो, जीवन बीमा निगम LIC उदाहरण है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसी में है टेस्ला कंपनी। टेस्ला का जो मालिक है, अर्थात टेस्ला एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है, एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तो टेस्ला में सबसे ज्यादा जो पैसा लगा है कंपनी में, वो एलन मस्क का लगा हुआ है। ओके, तो ये उदाहरण किसका है? ये निगम के उदाहरण है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के उदाहरण है। इसी प्रकार से आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक भी क्या है? निगम का उदाहरण है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का उदाहरण है। एसबीआई में भी बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है। ये शेयर होल्डर कंपनियां हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग परसेंटेज में इनके शेयर खरीद रखे हैं। इसको भी उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि किस प्रकार से लोगों का पैसा यहां पर लगा हुआ है। तो जैसे जीवन बीमा निगम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेस्ला कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। तो इस प्रकार की जो फर्में हैं, ये किस रूप में है? निगम के रूप में है, या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में है। तो इस प्रकार से ये हो गया एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी वाली फर्म के उदाहरण सामने लिखे हुए, और ये निगम या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि फर्म क्या करती है, कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। कि माना कि आपके घर में जो सीमेंट आ रहा है, दुकानों में जो सीमेंट आ रहा है, उसको बनाने वाली कोई कंपनी है। क्या है? कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो सीमेंट का प्रोडक्शन कर रही है, उत्पादन कर रही है। अब उत्पादन करने के बाद वो क्या करेगी? उसको बेचने का काम करेगी। क्या करेगी? बेचने का काम करेगी। एक सीमेंट का कट्टा माना 300 रुपए में बना, कंपनी ने उसको 400 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाने का काम भी करती है फर्म और बेचने का काम भी करती है। कुछ फर्में ऐसी होती हैं जो उत्पादन नहीं करती हैं, केवल विक्रय का काम करती हैं। जैसे बाजार में क्या आती? सब्जी आती है, तो बेचने वाला उत्पादन नहीं करता है, वो किसी अन्य से खरीदता है और फिर बेचता है, खरीदता है और बेचता है। तो इस प्रकार से कुछ फर्म ऐसी होती हैं कि जो क्या करती हैं? वस्तुओं को बेचने का ही काम करती हैं। लेकिन जो उत्पादन करने वाला है, तो उत्पादन भी करेगा और उसको बेचेगा भी, ठीक है, उसको मार्केट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये फर्म की जो परिभाषा है, इसको याद करना है आपने। और एकल स्वामित्व वाली कौन होती है, साझेदारी वाली कौन होती है, निगम वाली कौन होती है, इसके उदाहरण हमने आपको यहां पर बता दिए हैं। ओके, अब विशेषताओं में, अर्थात हमने फर्म की बात की, अब विशेषताओं में इसको जरा और डीपली जानते हैं कि फर्म किसे कहते हैं। यहां पर विशेषताएं आ जाती हैं कि जो कि विस्तार से बतलाती हैं फर्म के बारे में। तो फर्म की पहली विशेषता को हम ले लेते हैं, नंबर 1 पे यहां पे लिखा, फर्म का स्वरूप। फर्म का स्वरूप का मीनिंग है कि फर्म एक अकेले आदमी की हो सकती है, या वो साझेदारी में हो सकती है, या वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हो सकती है। ओके, तो एकल स्वामित्व वाली भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक आदमी का उस पर अधिकार होगा, उसी का पैसा उसमें लगा रहेगा। साझेदारी वाली हो सकती है, जिसमें 2-3 व्यक्ति मिलकर कंपनी या फर्म बना सकते हैं। निगम के रूप में हो सकती है, या संयुक्त स्कंद कंपनी, जिसे हम कह रहे हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रूप में हो सकती है। ऐसा फर्म का स्वरूप हो सकता है। अर्थात फर्म अकेला एक आदमी भी दुकान खड़ी कर सकता, अपना स्वयं का पैसा लगा सकता है, ठीक है। फिर क्या हो सकता है कि जिसके पास कम पैसे हैं, खड़ी करनी है, तो 2-4 लोग मिलकर उसको खड़ा कर सकते हैं। और बड़ा खड़ा करना है तो फिर और ज्यादा लोग मिलकर उसको बनाएंगे, पैसा लगाएंगे। बिना पैसे के फर्म नहीं बनती है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? धन की जरूरत पड़ती है। तो बिना धन के फर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोई सपने वाली चीज नहीं है कि सपना देखा रातों रात क्या हो गया, फर्म खड़ी हो गई, कंपनी खड़ी हो गई और करोड़पति बन गए। तो इस प्रकार से फर्म का जो स्वरूप है वो एकल स्वामित्व वाला हो सकता है, साझेदारी वाली हो सकता है, निगम वाला हो सकता है। निगम और संयुक्त स्कंद कंपनियां एक ही होती है, जिसके उदाहरण में यहां पर आपको बता चुका हूं। अब आता है दूसरा कि फर्म का आकार।
कि फर्म का आकार, जो फर्म का आकार का मीनिंग है, फर्म छोटी भी हो सकती है और फर्म बड़ी भी हो सकती है। अब एक दुकानदार है आपके गांव में, आपके शहर में, कि जिसकी की जनरल स्टोर की दुकान है, ओके, वो एक छोटा फर्म है। वो क्या है? एक छोटी फर्म का उदाहरण है। एक दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक जूते की दुकान है, वो एक छोटी फर्म हो सकती है। एक कपड़े की दुकान है स्थानीय मार्केट में, वो क्या है? वो छोटे आकार की फर्म है। इट मीन्स उसका आकार छोटा है, उसमें कम पैसा लगा है। ओके। दूसरा हो सकता है बड़े आकार की फर्म, जिसका आकार बड़ा होता है, अर्थात बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आती हैं कि जिसमें क्या होता है, अरबों रुपए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किया रहता है और उत्पादन भी वो क्या करते हैं, तो उत्पादन भी वह बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। तो फर्म का आकार छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक। बड़े पैमाने की फर्म कौन सी है? जैसे रिलायंस जियो। रिलायंस जियो क्या है? बड़े आकार की फर्म है, जिसमें क्या अरबों रुपये क्या कर रखे हैं, अंबानी के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। एयरटेल बड़ी कंपनी है, भारतीय एयरटेल हो गया, ठीक है। टाटा मोटर्स, हुंडई, मारुति सुजुकी, ये क्या है? बड़े आकार की कंपनियां हैं, बड़े आकार की कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। गाड़ियां यही नहीं बेच रहे हैं इंडिया में, विदेशों को भी बेच रहे हैं। तो इन फर्मों का जो आकार है वो बहुत बड़ा है। लेकिन एक छोटा दुकानदार है तो उसका आकार देखिए छोटा है, एक मार्केट तक एक छोटे भाग में ही वो क्या है, सीमित है। तो कुल मिलाकर कहने का मीनिंग क्या है कि फर्म का आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो छोटे का उदाहरण क्या दे दिया हमने कि सुनार की दुकान, स्थानीय सुनार की दुकान हो गई, ठीक है, या परचून की दुकान हो गया, होटल हो गया, ठीक है, जूते की दुकान हो गई, ठीक है, लोकल मार्केट में। ये हो गए छोटे आकार की फर्म, और बड़े आकार की हमने यहां पर बता दी आपको। ओके। अगला चलते हैं, तीसरी विशेषता, फर्म द्वारा वस्तुओं को क्रय करना। जो फर्में होती हैं वो उत्पादन और विक्रय तो करती है, लेकिन साथ में जो फर्म है उसको कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। जो फर्म है, माना कि लोहे का उत्पादन कर रही है, या कोई जैसे टाटा मोटर्स है तो गाड़ियों का उत्पादन कर रही है, तो उन गाड़ियों को बनाने के लिए जो कच्चा माल है, लोहा है, रबड़ के टायर है, ठीक है, उसमें वायर आ रही हैं, और भी चीजें उसमें लगी हैं नाना प्रकार की, तो वो कच्चा माल फर्म को क्रय करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फर्म उत्पादन करती है और विक्रय करती है, तो उत्पादन कहां से करेगी जब तक कच्चा माल नहीं आया। तो कुल मिलाकर प्रत्येक जो फर्म होती है, फर्म द्वारा वस्तुओं को क्रय भी किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। किस रूप में? कच्चे माल के रूप में उसको खरीदा जाता है, फिर उसको तैयार करके बेचा जाता है। ओके। ये भी फर्म की क्या है? विशेषता है। अगला है प्रावेगिक अवधारणा। फर्म की जो अवधारणा है, जो फर्म की स्थापना करता है, उसकी अवधारणा कैसे होती है? डायनेमिक होती है, परिवर्तनशील होती है। वह फर्म देखती है कि बाजार में हमारी जो वस्तुएं हैं उसका हमने क्या करना, विस्तार करना है, उत्पादन को बढ़ाना है, विक्रय करना है और लाभ को आगे बढ़ाते चले जाना है। फर्म के आकार को बड़ा करना है, तो वह क्या करती है? उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन इत्यादि को नजर में रखते हुए क्या करती है? वस्तुओं का उत्पादन करती है। बाजार में बार बार क्या किए जाते हैं? सर्वे किए जाते हैं कि किस वस्तु की ज्यादा डिमांड है, उपभोक्ता को कैसी वस्तु चाहिए, वैसी ही वस्तुओं को जो फर्म है वह उत्पादन करती है। कुल मिलाकर फर्म की जो विचारधारा है, जो कंपनी की विचारधारा है, वो कैसी होती है? प्रावेगिक होती है, डायनेमिक होती है, परिवर्तनशील होती है। बाजार को देखकर वह उत्पादन करता है। ओके। स्थैतिक नहीं होती है कि स्थिर हो गया, दुकान खोल दी, ठीक है, कुछ सामान रख दिया, बिकता है तो ठीक है और नहीं बिकता है तो ठीक है। तो ऐसा आदमी कभी विकास नहीं कर सकता है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो रखी है, ठीक है, वो नए नए विचार लाती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी लाती हैं। आप देख रहे हैं कि फोन आ रहा है, इस साल कुछ और था, अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और, अर्थात नई नई तकनीकी आ रही है, ठीक है, कि जिससे कि उनका माल ज्यादा से ज्यादा बिके और वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाए। तो इस प्रकार से ये विशेषताएं आई फर्म की, कि फर्म का स्वरूप, फर्म का आकार,
फर्म द्वारा वस्तुओं को क्रय करना और प्रायोगिक अवधारणा। तो जो फर्म की अवधारणा होती है, जो फर्म का मालिक है, उसका जो विचार होता है वह होता है कि बाजार की परिस्थितियों को समझना और उसी के अनुसार उत्पादन को करना, कि जिससे कि वह मार्केट में टिका रहे और अपना जो प्रोडक्शन है उसको लगातार बढ़ाता रहे और अपने लाभ को अधिकतम करता रहे धीरे धीरे, ठीक है, और छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में तब्दील हो जाए। अब बात करते हैं फर्म के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, कि फर्म का मकसद क्या होता है, किस मकसद के लिए, किस उद्देश्य के लिए कोई फर्म बनाई जाती है, कोई कंपनी बनाई जाती है, कोई दुकान खोली जाती है। अरे क्यों खोलता कोई, तो क्यों खोलता है, पहला लेते हैं अधिकतम लाभ। कि फर्म का जो पहला मकसद है वह है कि जिन वस्तुओं और सेवाओं का वह उत्पादन करती है और उनका विक्रय करती है, उनसे वह अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है। क्या कमाना चाहती है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है। आप बताइए कौन चाहता है कि हानि हो जाए, कि मैं 20 रुपए खर्च करूं, ठीक है, और 10 रुपए उसमें मिले, तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो हर कोई फर्म क्या चाहती है, अधिकतम लाभ चाहती है। तो अधिकतम लाभ कहां पर होगा, कि जहां पर मार्जिनल जो कॉस्ट है, सीमांत लागत और सीमांत आय, यानी कि एमसी और एमआर दोनों बराबर होते हैं, वहां पर यह अधिकतम लाभ की स्थिति में होती है। एमसी मीनिंग हो गया मार्जिनल कॉस्ट और एमआर का अर्थ हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो सीमांत लागत और सीमांत आय जहां पर बराबर होती है वहां पर फर्म अधिकतम लाभ या संतुलन की स्थिति में होती है। अब बात करते हैं अगले पक्ष की, अधिकतम लाभ कब लेगी, दूसरा है न्यूनतम लागत। प्रत्येक फर्म अधिकतम लाभ कब कमा सकती है, जबकि उसकी वस्तु की लागत कम से कम हो, अर्थात सस्ती बने। माना कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को बनाने में 10 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, 10 रुपए खर्च होते हैं और कंपनी क्या करती है, उसको 15 रुपए में बेचती है। तो इसको व्यक्ति क्या करेगा, आसानी से खरीद सकता है, आसानी से खरीद सकता है। लेकिन इसकी जगह वस्तु की लागत क्या आ जाए, कि भाई 45 रुपए वस्तु की लागत आ जाए और वस्तु को कितने बेचेगा, माना कि वो 55 रुपए में बेचता है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु बहुत महंगी हो जाएगी, लोग नहीं खरीद पाएंगे, तो कंपनी या फर्म की बिक्री क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसलिए फर्म क्या चाहती है कि न्यूनतम लागत पर वस्तु का उत्पादन किया जाए। न्यूनतम लागत पर अर्थात वस्तु को बनाने की कॉस्ट जब कम आएगी तभी जाकर फर्म अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है अधिकतम बिक्री। जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे उनका जोर था अधिकतम लाभ प्राप्त करना, कंपनी का बताया गया, फर्म का बताएगा। लेकिन बाद में बामोल आया, उसने कहा अधिकतम बिक्री जो है वो फर्म का मकसद होता है, कि अधिकतम बिक्री। माना कि दुकानदार दिन भर बैठा हुआ है, 4 ही वस्तु बिकी, ठीक है, और 4 ही वस्तु बिकी, लेकिन एक ने क्या कर दी, वस्तु सस्ती है लेकिन उसकी वस्तु एक ही दिन में लाखों बिक गई। तो फायदा किसको होगा, कि जिसकी वस्तुएं सबसे ज्यादा बिकेंगी, ठीक है। इसलिए अधिकतम बिक्री करना फर्म का उद्देश्य होता है। तो जितनी क्वांटिटी में वस्तुएं बिकेंगी, ठीक है, तो जितना माल बिकेगा तो उसी हिसाब से उसका फायदा भी ज्यादा होगा। तो अधिकतम बिक्री से अधिकतम लाभ की ओर बढ़ना फर्म का मकसद होता है। ओके, कि हम पहले बताए कि अधिकतम बिक्री, एक की बिक्री हो रही है 10 वस्तुएं, ठीक है, 10 वस्तुएं हो रही है, दिन भर बैठा हुआ है, ठीक है, रेट भी उसका हाई है, और एक व्यक्ति की वस्तुएं बिकी 2, 3, 4, 5, 6, 1 लाख बिक गई, ठीक है, और उसका प्राइस कम भी है, तब भी उसको फायदा होगा, ठीक है। तो इसलिए हर कोई चाहता है कि अधिक से अधिक बिक्री हो। आजकल क्या चल रहा है ऑनलाइन साइटों पे, जब दीपावली आती है, कोई त्योहार आता है, तो अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचना, इसलिए वो प्राइस गिरा देते हैं। प्राइस क्या करते हैं, गिरा देते हैं, कि जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में वस्तुएं बिके और फायदा तुरंत मिल जाए। तो ये हो गया अधिकतम बिक्री फर्म का उद्देश्य होता है। अगला है दीर्घ काल तक बाजार में बना रहना। जो भी फर्म क्या होती है, स्थापित की जाती है, बनाई जाती है, जो भी कंपनी,
तो उसका मकसद क्या होता है? अनंत काल तक, दीर्घ काल तक बाजार में खड़ा रहना, अपनी कंपनी बनाए रखना, जिससे कि लगातार पैसा कमाता रहे। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री खड़ी की और 2 साल बाद बंद कर दी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। जिस प्रकार से मारुति सुजुकी है, कब आई थी इंडिया में? कार बनाने के लिए, अभी बना रही है और भविष्य में भी बनाती रहेगी। इसलिए प्रत्येक जो फर्म होती है वह चाहती है कि मैं दीर्घ काल तक, अनंत काल तक बाजार में बना रहूं, मेरा बाल बिकता रहे, तभी जाके वह इन चीजों को प्राप्त कर पाएगी। ठीक है। अगला है मजबूत वित्तीय स्थिति। प्रत्येक जो फर्म होती है वो अपनी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत करना चाहती है, स्वयं में आत्मनिर्भर बनना चाहती है कि मैं क्या करूं कि जो मैं उत्पादन कर रहा हूं इसके लिए मेरा पास जो पैसा है वो स्वयं का हो, मुझे ज्यादा उधार ना लेना पड़े। उधार लेगा तो क्या होगा? लोन पे ब्याज देना पड़ेगा, घाटा होगा। तो प्रत्येक फर्म चाहती है कि मैं इतनी बिक्री करूं, इतना पैसा कमाऊं कि अगला जो मैं प्रोडक्शन करूं या उत्पादन को और बढ़ाऊं, 10 यूनिट से बढ़ाकर 20 करूं, 50 करूं, तो मुझे दूसरे से उधार न लेना पड़े। तो अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना कैसे? पैसे के मामले में ये किसका मकसद होता है? फर्म का होता है कि स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना पैसे के मामले में। ठीक है जी। अगला है मजबूत वित्तीय स्थिति हो गया, और इसी में आता है ये आर्थिक आत्मनिर्भरता भी यही है कि आत्मनिर्भरता का मीनिंग भी यही है कि आर्थिक स्थिति के रूप में पैसों के मामले में अपने को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे मैंने बात की कि यूनिट खोलनी है, फिर 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है, 20 के क्या, 50 के क्या, 100, 150, 200, लाखों तक पहुंच गई, तो ऐसी स्थिति ना आए कि फर्म को उधार ज्यादा लेना पड़े। फर्म को उधार ज्यादा न लेना पड़े, स्वयं का पैसा लगाए, तो ऐसी स्थिति में फर्म का लाभ बढ़ेगा। ओके, तो इस प्रकार से मजबूत वित्तीय स्थिति को बनाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी फर्म का क्या होता है? मकसद होता है। बैंक बैलेंस चाहिए होता है फर्म को। ओके, अगला है व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना। अब जो फर्में हैं वो चाहती हैं कि मेरा जो व्यापार है वो केवल छोटा ना रहे। ठीक है, एक छोटे स्थान तक न रहे, एक राज्य तक न रहे, एक पूरे देश तक न रहे, पूरे विश्व में मेरी वस्तुओं का, सेवाओं का क्या हो? विक्रय हो, लोग उसको खरीदें। तो ऐसी स्थिति में हर फर्म चाहती है कि उसका आकार बढ़े, उसका आकार बढ़े, वह बहुराष्ट्रीय कंपनी बन जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं कि जिसका बिजनेस कई देशों में चलता है। कई देशों में चलता है। जैसे टाटा मोटर्स है, वो हिंदुस्तान में ही थोड़ी है, वो अन्य देशों में भी कारों को बनाने का काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो उसका व्यापार केवल भारत में ही नहीं है, अन्य देशों में भी है। पेप्सिको है, पेप्सी कोक पिया होगा आपने, उसका जो व्यापार है तो अमेरिकन कंपनी, लेकिन दुनिया के सारे देशों में उसका क्या चल रहा है? कोल्ड ड्रिंक चल रहा है। तो इसलिए प्रत्येक फर्म चाहती है कि उसका जो साम्राज्य है या उसकी फर्म द्वारा जो सामान बनाया जा रहा है वह दुनिया के हर हिस्से में बिके, और जब ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा फायदा होगा। तो ये क्या हो गए? फर्म के उद्देश्य। तो फर्म के क्या क्या उद्देश्य होते हैं भाई? तो इन उद्देश्यों को आपने याद करना है। तो आज के टॉपिक में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया कि फर्म किसे कहते हैं, फर्म किसे कहते हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है, उदाहरण भी दिए गए हैं कि एक कल संगठन वाली, स्वामित्व वाली फर्म कौन हो सकती है, बता दिया है। ठीक है जी। यहाँ पर कि अस्ताने सुनार की दुकान, अस्ताने होटल, और भी जो दुकानें आपको दिखती हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को याद कर लीजिए। साझेदार फर्म कौन हो सकती है कि 3 डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटल खोला गया, 5 डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटल खोलना, ठीक है, 4 लोगों द्वारा कंप्यूटर की दुकान खोलना, एक साझेदारी वाली है। ठीक है। अब जैसे हमने जीवन बीमा निगम की बात की, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की, टेस्ला कंपनी, आईसीआईसीआई बैंक की बात की, एसबीआई बैंक की बात की, तो यह है ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां। क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां। अभी कंपनियां कैसी हैं? उदाहरण ले लेते हैं, जैसे टाटा मोटर्स है। ठीक है जी। अब टाटा मोटर्स, माना कि टाटा मोटर्स को खड़ा करने में
100 रुपया खर्च आ गया, 100 रुपया खर्च आ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगी कि अपने शेयर को, ठीक है, अपनी हिस्सेदारी को ये बेचना चाहती है, इसके पास पैसा नहीं, आगे विस्तार करना है इसको, ठीक है जी, पैसा उठाना है, तो ये क्या करती है कि अपने शेयर निकालती है और किसी व्यक्ति ने इसके 25% शेयर खरीद दिए, ठीक है जी, मैंने 100 में से क्या कर दिया, 25 रुपए घटा दीजिए, तो टाटा मोटर्स का हिस्सेदारी कितनी रहेगी, 75% रहेगी, तो 25% जिसने पैसा लगा दिया उतना हिस्सा उस व्यक्ति के नाम पर हो जाएगा, ठीक है। उतना जो फायदा होगा वो किसको पहुंचेगा कि जिस व्यक्ति ने 25 रुपए में इसके शेयर खरीद दिए। तो इस प्रकार से जो लिखा हमारा यहाँ पर, संयुक्त स्कंद कंपनियां ये निगम होते हैं, ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां, इनमें कई लोगों का पैसा लगा रहता है, ठीक है। आप भी पैसा कमाइए, ठीक है, कंपनी खड़े करने की जरूरत नहीं है, आप क्या रिलायंस जियो के शेयर खरीद दीजिए, कुल जो उसकी क्या है पैसे की हिस्सेदारी है, मतलब कितने रुपए की है फर्म, उसमें से आपने जितना परसेंटेज शेयरों का खरीद दिया उतना हिस्सेदारी आपकी कंपनी में बन जाएगी, आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। तो जैसे टेस्ला जो कंपनी है, दुनिया की बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, ठीक है जी, टेस्ला की, तो 50% जो शेयर है, ठीक है, वो अकेले ही एलन मस्क के लिए है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है, कंपनी, तो 50% हिस्सेदारी उसकी है, और बाकी अन्य जो व्यक्ति है जिन्होंने उसके शेयर खरीद रखे अलग अलग टुकड़ों में, जिन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है, उतना भाग उनका है। तो इस प्रकार से जो क्या होती हैं, संयुक्त स्कंद कंपनी होती हैं या निगम वाली कंपनी होती है, इसमें कई व्यक्तियों का पैसा लगा रहता है, ठीक है जी, कई निकालते भी रहते हैं और कई लगाते भी रहते हैं। तो समझ में आ गई कि जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें कई लोगों का पैसा लगा रहता है, अर्थात ये लोग शेयर बाजार से पैसा उठाते हैं, जितना ज्यादा जो शेयर खरीदता है कंपनी का उतनी ही हिस्सेदारी उसकी फर्म में बढ़ जाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये रहा हमारा कि फर्म किसे कहते हैं, फर्म की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको उदाहरण के द्वारा सिंपल सी सिंपल भाषा में बता दिया है।